अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लान बी की जासूस सीरीज़ में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 56। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। फसी की छुट्टी का सिर्फ एक दिन रह गया था। इसका काम छुट्टी के दौरान ही हो गया था। इसने अपने सामने मकतूल को दफन होते देखा था और फिर रिवाज के मुताबिक इसने अपने हाथों इसकी कब्र पर मिट्टी डाली थी। लेकिन इसके दिल की और जहन की हालत बेहतर न हुई। इसका खौफ जरा सा भी कम न हुआ और बेचैनी पहले जैसी रही। वो उसी रात की गाड़ी में सवार हुआ और फिर अगले दिन और अगली रात सफर करता हुआ कोहाट पहुंच गया। फासला इतना ज्यादा तो ना था, लेकिन लाहौर भी गाड़ी बदलनी थी और रावलपिंडी भी। यहाँ से आगे फसी ने मुझे जो बात सुनाई वो नफ्सियात का इल्म समझने वालों के लिए तो काबिल फहम है, लेकिन आम लोगों के लिए यह हैरानकुन किस्सा है। फसी ने मुझे सुनाया कि अपनी बार्क में एक रात वो मामूल के मुताबिक गहरी नींद सोया हुआ था कि इसकी आंख खुल गई। इसने साफ तौर पर महसूस किया कि इसे किसी ने जगाया है। इसने उठकर इधर उधर देखा, इसे कोई आदमी नजर न आया। वो बिस्तर से उठा और बार के बरामदे में चला गया। वहां भी कोई नहीं था। इसके दिल पर जो खौफ बैठा रहता था और भी ज्यादा हो गया और दिल की धड़कन भी तेज हो गई। वो वापस आकर लेटा, मगर नींद बहुत देर से आई। 2-3 रातों बाद फिर ऐसा ही हुआ। तकरीबन आधी रात का वक्त था। इसकी आंख खुली तो कोई शक नहीं था, किसी ने झिंझोड़ा था। बारक तारीख थी। इस तारीकी में इसे अपनी बहन का मकतूल खामिद अपनी चारपाई के पास खड़ा नजर आया और वो कुछ देर फसी को देखता रहा। फिर इसके होंठ हिले और फसी को यह सरगोशी सुनाई दी, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। और मकतूल तारीकी में तहलील हो गया। फसी की हालत ऐसी बुरी हो गई कि इसका सारा वजूद कांपने लगा और पसीना फूट आया। हालांकि मौसम पसीने वाला नहीं था। इसे शदीद जरूरत महसूस हुई कि अपने दाएं और बाएं सोए हुए साथियों को जगाए और इन्हें बताए कि इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन मामला कत्ल का था, इसलिए इसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की कि ऐसा न हो कि इसके मुंह से राज की बात निकल जाए। उन दिनों कबायली पठान अंग्रेजों के खिलाफ खासे सरगर्म थे। मैं अपने दास्तान के किसी इब्तदाई बाब में कबायली पठानों के इस जिहाद आज़ादी की तफसीलात सुना चुका हूँ। कोहाट छोने में जो यूनिटें रहती थी, इन्हें कभी कभी कबायली इलाके में भेजा जाता था। एक रोज फसी के तोपखाने को भी बन्नू की तरफ जाने का हुक्म मिला। इनका तोपखाना फौरन रवाना हो गया। पठानों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें तोप खाने की भी जरूरत थी। मैं चूंकि कबायलियों के जिहाद की तफसीला सुना चुका हूँ, इसलिए यहाँ बात मुख्तसर करूंगा। असल बात तो फसी की है, मैं इसी पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। उन दिनों कबायली पठानों के खिलाफ ज्यादातर ऑपरेशन वजीरिस्तान के इलाके में हुए थे। एक ब्रिगेड कबायली इलाके में पेशकदमी कर रहा था और फसी का तोपखाना कवरिंग फायर दे रहा था। मैं ये भी बता दूं कि यह ऑपरेशन बज़ाहिर कबायलियों को कुचलने के लिए और दबाने के लिए था, लेकिन अंग्रेजों का असल मकसद फौजियों को लड़ाई की ट्रेनिंग देना था। उन दिनों जंग अजीम लड़ी जा रही थी, इसे फौज को ट्रेनिंग देकर तैयार रखना जरूरी समझा जाता था। कोहाट का यह ब्रिगेड कबायली इलाके में खैमों में रहता था। फसी चूंकि हवालदार क्लर्क था, इसलिए फील्ड में नहीं जाता था। एक रोज जब इसका तोपखाना आगे गया तो वो भी साथ साथ इसे तोपों से पीछे रहना था। उधर गोलाबारी शुरू हुई और फसी तमाशा देखने के लिए एक तोप की तरफ चल पड़ा। इसकी बैटरी 4 तोपें एक दूसरे से जरा दूर दूर लगी हुई थी। जिस तोप की तरफ वो जा रहा था, इसके रास्ते में 2 टेकरियां पहलू ब पहलू खड़ी थी। फसी को इन टेकरियों में से गुजरना था। इन टेकरियों के दरमियान पहुंचा तो इसे पीछे से आवाज आई, ओए फसी। फसी ने रुक कर पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। इसे किसी ने पुकारा जरूर था। वो तेज तेज कदम उठाता वापस चल पड़ा, इसे कोई नजर न आया। इसने टेकरियों के ऊपर भी देखा, वहां भी कोई नहीं था। टेकरियों से बाहर आकर देखा, इसे पुकारने वाला नजर न आया। इसे अपनी बैटरी के कुछ जवान पीछे बैठे नजर आए। वो इसी तरह बैठे हुए जिस तरह उन्हें पीछे छोड़ गया था। वो कबायली इलाका जिसमें टेकरियां ही टेकरियां थी और सामने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ थे। फसी अभी दाएं बाएं आगे पीछे देख ही रहा था कि इसे किसी ने पुकारा। इसके साथ ही हल्की सी हंसी की भी आवाज आई। इस आवाज को इसने पहचान लिया। इस तरह इसकी बहन का खामिद हंसा करता था। फसी पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि इसने साफ तौर पर देखा कि वो बाहर से नहीं अंदर से कांप रहा है। इसने अपने दिल को बहलाने की बहुत कोशिश की और अपने आप को बहुत यकीन दिलाया कि इसकी बहन का खामिद दफन हो चुका है। इसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। इसने ये इलाज सोचा कि इन जवानों में जा बैठा जिनमें वो पहले बैठा हुआ था। वो जवान दिल बहलाने के लिए गपशप लगा रहे थे। इनका काम गोलाबारी के बाद शुरू होना था।
यहाँ ये गलत फहमी पैदा हो सकती है कि वो कैसा मैदान जंग था जिसमें बहुत से जवान फारिग बैठे थे और फसी तोपों की गोलाबारी का तमाशा देखने के लिए चल पड़ा था। मैंने इस दास्तान के शुरू में बताया कि कबायली इलाके का मैदान जंग वैसा नहीं था जैसा दो फौजों के दरमियान जंग का मैदान होता है। पठानों के पास तोपखाना नहीं था, न इनके पास लड़ाका बम्बार तैयारे थे, इनके पास तो हल्की फुल्की मशीन गन भी नहीं थी। कबायली अकेले अकेले एक दूसरे से कहीं दूर छुपकर फौजियों पर फायरिंग करते थे, फिर वो जगह बदलकर किसी और जगह जा बैठते थे। कबायलियों की तरफ से एक गोली आती थी तो उधर से अंग्रेज तोपों के कई गोले और राइफल और मशीन गनों का बेशुमार एमुनेशन फूंक डालते थे। फसी की अब ये हालत थी कि जहां कहीं वो अकेला होता, मकतूल इसे आवाज देता या इसे एक आध सेकंड के इसके सामने आन खड़ा होता और फिर गायब हो जाता। तीसरी चौथी रात इसकी आंख खुल जाती और इसे मकतूल पाइंती की तरफ खड़ा नजर आता और फिर गायब हो जाता। फसी अपनी ये ज़हनी हालत किसी को बताता नहीं था, लेकिन इसके दोस्तों को शक हो गया था कि फसी किसी परेशानी में मुब्तला है। दोस्त इससे पूछते थे, वो इतना ही जवाब देता कि इसकी नौजवान बहन बेवा हो गई है। दोस्तों ने इसे कई बार कहा कि वो भी नौजवान है, इसकी दूसरी शादी हो जाएगी। फसी इस बात पर खामोश हो जाया करता था, लेकिन इसके दोस्त नहीं जानते थे कि इस खामोशी में इसने कैसा तूफान छुपा रखा है और इस तूफान का न जाने क्या इंजाम होगा। 15-16 दिनों बाद इसका ब्रिगेड वापस कोहाट छावनी में आ गया। फसी ने अकेले बाहर निकलना छोड़ दिया था, लेकिन तीसरी चौथी रात मकतूल इसे जगा देता था और वो इसे अपनी चारपाई के पांती पर खड़ा नजर आता था। तकरीबन 2 हफ्तों में एक रात इसकी दफ्तर में ड्यूटी होती थी। ड्यूटी ये थी कि इसे टेलीफोन के पास सोना पड़ता था। इसे ड्यूटी क्लर्क कहा करते थे। ड्यूटी की रात तो मकतूल लाजमन आता। मकतूल को इसने अपने ड्यूटी रूम में टहलते हुए भी देखा। कभी कभी यूं भी होता कि मकतूल तो नजर ना आता, लेकिन इसकी मखसूस आवाज सुनाई दिया करती। इसने इसका ये इलाज किया कि जिस रात इसकी ड्यूटी होती वो कुरान मजीद अपने साथ ले जाता। जो ही मकतूल इसे जगाता वो कुरान खोलकर तिलावत शुरू कर देता। इसने नमाज भी बाकायदगी से शुरू कर दी थी, लेकिन मकतूल ने इसका पीछा न छोड़ा। आखिर इसने तंग आकर अपने एक गहरे दोस्त को बताया। इसे असल बात न बताई, सिर्फ ये कहा कि इसे एक आदमी की शक्ल नजर आती है और ये आदमी इसे रात को जगा देता है और कुछ कहकर गायब हो जाता है। इसने बताया कि दिन के वक्त भी जब वो अकेला होता है तो इसे ये शक्ल नजर आती है, जो कभी तो खामोश रहती है और देखती रहती है और हंसकर गायब हो जाती है। दोस्त ने इसे बताया कि कोहाट के मुजाफात में कहीं एक मिज़ार है, वो वहां जाकर फातिहा पढ़ा करे और अपनी निजात के लिए दुआ भी किया करे। फसी एक रोज अकेला ही वहां चला गया। वो मज़ार दरअसल छोटा सा एक मकबरा था, जिसके बाहर 2-3 मजावर बैठे रहते थे। लोग वहां आते थे और मकबरे के अंदर जाकर फातिहा पढ़कर चले जाते थे। फसी वहां गया और अंदर जाकर फातिहा पढ़ने लगा तो इसे हंसी की आवाज़ आई। फसी बिदक कर पीछे हटा। फिर इससे आवाज़ आई कि वो यहाँ से चला जाए, वरना इसे यहीं कत्ल कर दिया जाएगा। ये आवाज़ मकतूल की थी, जिसे वो पहचानता था। वो फातिहा पढ़कर वहां से इस हालत में निकला कि इसका सर चकरा रहा था और इसका दिल खौफ की बड़ी जालिम गिरफ्त में था। फसी ने मुझे एक दिन और एक रात की वारदात सुनाई थी। गन बोट अपनी रफ्तार पर चली जा रही थी। रात अंधेरी थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था और फसी बोल रहा था और मैं गुमसुम था। वो हर बात तफसील से सुनाता था। यकीन करें कि मेरे दिल पर भी खौफ बैठने लगा। मैं इसे कोई आसेब या शरारा समझने लगा। अगर मैं ये सारी तफसीलात सुनाने लगूँ तो 125 वर्ग इसी में स्याह हो जाएंगे। ये राज मुझ पर उस वक्त खुला जब मैंने बुढ़ापे के आगाज में किताबें पढ़नी शुरू की थी। मुझे नफ्सियात और सोशियोलॉजी में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इत्तफाक से नफ्सियात की एक किताब मिल गई। मैंने इसमें मुख्तलिफ कातिलों के रद्दमल पढ़े थे। इसमें एक कातिल का रद्दमल बिल्कुल ऐसा ही था जैसा फसी मुझे सुना रहा था। फिर मैंने किसी रिसाले में एक लिखी हुई सच्ची कहानी पढ़ी जिसका उन्वान था ज़मीर का इंतकाम। यह हैदराबाद के कातिल की बयान की हुई आबीती थी। मैंने जब यह कहानी पढ़ी तो मुझे फसी बहुत याद आया था। क्योंकि ये नफ्सियाती मामला होता है, इसलिए हैदराबाद वाला कातिल बिल्कुल फसी अहमद लगता था। असल बात यह कि इंसान का ज़मीर किसी भी जुर्म और गुनाह को कबूल नहीं किया करता। फिर भी कुछ लोग जुर्म को अपना बाकायदा पेशा बना लेते हैं और गुनाहों से लज्जत हासिल करते रहते हैं। बाज़ इंसानों के ज़मीर इतने मजबूत होते हैं या शायद इतने कमज़ोर होते हैं कि इनका रद्दमल बड़ा ही खौफनाक होता है। फसी का केस कुछ ऐसा ही था। एक और बात याद आती है। फसी ने मुझे बताया था कि इसके ख़ानदान में अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तालीम ज़रूर थी और उनमें शाइस्तगी भी थी। मतलब ये कि फसी बिल्कुल देहाती और अनपढ़ ख़ानदान का फ़र्द नहीं था। इसकी बहन ने भी 8 जमातें पास कर ली थी, तो इस दौर में लड़कियों के लिए बड़ी तालीम समझी जाती थी।
اس کے بہن کے سسرال والے خالصتاً ان پڑھ اور دیہاتی تھے، اور وہ اپنے آپ کو دلیر اور عقل مند صرف اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ بڑے اونچے درجے کے ذمہ دار تھے اور گھر میں پیسہ تھا۔ میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وسیع کی فطرت اور اس کے خاندان میں دیہاتیوں والا خون خرابہ اور لڑائی مار کٹائی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا رویہ نہیں تھا۔ یہی وسیع کی کمزوری بن گئی، اور وہ ایک آدمی کو قتل کر کے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس میں خون کو ہضم نہ کر سکا۔ اس نے دینی کتابیں پڑھنی شروع کر دی تھی اور کچھ کتابیں بھی پڑھی تھی۔ اس طرح اس نے خاصا علم حاصل کر لیا تھا، لیکن مقتول کے آسیب سے وہ پیچھا نہ چھڑا سکا۔ 5 مہینے اس کیفیت میں گزر گئے اور فصیح خطرناک حد تک ذہنی مریض بن گیا۔ اس دوران خدا نے اسے خوشی بھی دی، وہ یہ تھی کہ اس کی بیوہ بہن کی عدت پوری ہوئی تو اپنے گھر آ گئی، اور 1.5-2 مہینے بعد اس کی دوسری شادی ہو گئی۔ فصیح اس کی دوسری شادی پر گیا تھا، لیکن اس نے مجھے سنایا کہ وہ مقتول کے بھائی نے اس کا بہت برا حال کر دیا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف گیا تو مقتول کو سامنے کھڑا پایا۔ ایک بار وہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، وہاں ایک بزرگ کا مزار تھا، اس نے اس مزار پر فاتحہ پڑھنی تھی۔ فصل خاصے اونچے تھے۔ فصیح مینڈ پر چڑھ رہا تھا کہ اچانک مقتول اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ فصیح کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور دانت پیسے مقتول کی طرف اس طرح دوڑا کہ جس طرح کوئی درندہ شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ اس لیے مقتول پر جھپٹا تھا کہ اس کی گردن کو دبوچ کر مار ڈالے، لیکن وہ قریب پہنچا تو مقتول غائب ہو گیا اور فصیح کو اس کی ہنسی سنائی دی۔ فصیح 5 دنوں کی چھٹی لے کر گیا تھا۔ اس کی بہن اپنی دوسری شادی پر بہت ہی خوش تھی۔ گھر بھی بھلا اور لڑکا بھی اچھا مل گیا تھا۔ یہ ان کے دیکھے بھالے ہوئے لوگ تھے۔ کسی نے مجھے سنایا کہ اپنی بہن کو اتنا خوش دیکھ کے اس کو خیال آتا تھا کہ اس کی بہن کو کیا خبر کہ اس کی خوشی کی خاطر اس کے بھائی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بڑی بھیانک اور اذیت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ بہن نے اسے پوچھا تھا کہ اس نے جب بہن کو سسرال چلنے پر تیار کیا تھا تو یہ کیوں کہا تھا کہ صرف 1 مہینے کی بات ہے، برداشت کرو، پھر تمہیں وہاں سے رہائی مل جائے گی۔ فصیح نے اسے جواب دیا کہ ایک بزرگ نے اسے کوئی روحانی حساب کتاب کر کے بتایا تھا کہ یہ لڑکا 1 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ بہن اس جواب سے مطمئن ہو گئی تھی، اور بھائی نے ایک خوفناک راز اپنے دل میں چھپائے رکھا تھا۔ فصیح احمد 5 دنوں کی چھٹی گزار کر واپس اپنے توپ خانے یونٹ میں پہنچا تو اگلے ہی روز حکم مل گیا کہ فوراً کلکتہ پہنچے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے توپ خانے کو برما محاذ پر بھیجا جا رہا تھا۔ یہاں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو گول کر جاتا ہوں اور فصیح کو برما کے محاذ پر پہنچا دیتا ہوں۔ اس کی ذہنی حالت اب یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس نے خودکشی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے یونٹ کو برما کے محاذ پر پہنچنے کا حکم ملا تو وہ کچھ خوشی محسوس کرنے لگا۔ اب اسے خودکشی کی ضرورت نہیں ہوگی، محاذ پر ہی مارا جائے گا۔ وہ وقت برما کے محاذ کے عروج کا تھا۔ سارے ہندوستان میں برما کے محاذ کے متعلق بڑی خوفناک خبریں پھیل رہی تھیں۔ یہی ایک بات سننے میں آتی تھی کہ برما میں ہندوستان کی فوج کی فوجی مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں۔ اس میں حقیقت تو اتنی نہیں تھی۔ یہ جاپانیوں کے 5th کالم کا کام تھا جس نے سارے ہندوستان میں جاپانیوں کی اور برما فرنٹ کی دہشت پھیلا دی تھی۔ فصیح ڈرنے کے بجائے خوش تھا کہ وہاں جاتے ہی وہ مارا جائے گا۔ اس وقت اتحادیوں نے یعنی امریکہ اور برطانیہ نے مل کر برما پر جوابی حملہ شروع کر دیا تھا، اور جاپان کی فوج بڑی بے جگری سے لڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جاپانی مورچوں کی طرف سے لاؤڈ سپیکروں سے اعلان ہو رہے تھے کہ ہندوستان کے فوجی انڈین نیشنل آرمی میں آ جائیں اور اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرائیں۔ توپ خانہ پوزیشن میں آ چکا تھا اور مسلسل گورہ باری کر رہا تھا۔ ایک دن جاپانی لڑاکا بمبار طیارے اگلے مورچوں سے پیچھے گن پوزیشنوں پر آ گئے۔ توپ خانے کو دشمن سب سے پہلے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کام کے لیے طیارے استعمال کیے جاتے ہیں جو پیچھے آ کر گن پوزیشنوں پر بھی بم گراتے ہیں اور مشین گنیں بھی فائر کرتے ہیں۔ جاپانی لڑاکا بمبار طیارے آئے تو انہوں نے گن پوزیشنوں پر قہر برسانا شروع کر دیا۔ پہلے جو طیارے آئے وہ بم گرا کر آگے نکل گئے۔ توپ خانے کے آدمی ادھر ادھر پناہ لینے کو دوڑے تو طیارے اور آگے جنہوں نے اس سارے علاقے پر مشین گن فائر کی اور آگے نکل گئے، اور وہ پھر آئے اور اس طرح بم گرائے۔ دوسرے آنے والے طیاروں نے مشین گن فائر کی، وہ تو جیسے گولیوں کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ جب یہ ہوائی حملہ ختم ہوا تو جو لوگ زندہ تھے اور زخمی نہیں ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کی ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ انہیں زمین پر گرے ہوئے زخمی اور لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کئی توپیں ایک پہلو پر یہ بالکل الٹی پڑی تھی۔ فصیح بال بال بچ گیا تھا۔ وہ بھی زخمیوں کو اٹھانے کے لیے آگے آیا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ زخمی کرا رہے تھے اور پانی مانگتے تھے۔ اس نے ایسی لاشیں دیکھی جن کے بازو یا بازو اور ٹانگیں بری طرح اڑ گئی تھی۔ کہیں جسم کٹا ہوا سر پڑا تھا تو کہیں صرف ایک بازو یا ایک ٹانگ پڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ جاپانیوں نے ٹھکانے پر بمباری کی تھی۔ بعض زخمیوں کے پیٹ اور سینے کھل گئے تھے اور صاف نظر آتا تھا کہ ان کے جسم کے اندر کیا ہے۔ ہر طرف خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں۔ فصیح ان سب کو جانتا تھا۔ وہ تو کوہاٹ سے یہاں تک ہنستے کھیلتے گاتے اور تالیاں بجاتے آئے تھے، لیکن اب ان میں سے کئی ایک کے
वो हाथ ही कटकर न जाने कहाँ जा पड़े थे जिनसे वो तालियां बजाया करते थे। सरों के बगैर लाशें तो कई एक थी। फसी ने एक बड़े प्यारे दोस्त की लाश देखी। इस लाश के साथ दायां बाजू था ही नहीं, बाएं तरफ की पसलियां साफ नजर आ रही थी। फसी यूं महसूस करने लगा जैसे वो क्या कर देगा, और सिर्फ खाया पिया ही नहीं बल्कि इसकी अंतड़ियां भी मुंह के रास्ते बाहर निकल आएंगी। मेडिकल कोर के आदमी आ गए, वो भी फौजी थे। इनमें लेफ्टिनेंट और कैप्टन और मेजर डॉक्टर सभी थे। बहुत से स्ट्रेचर आ गए। वो जख्मी को उठा उठाकर स्ट्रेचर पर डालते और दौड़ते हुए ले जाते। फसी वहां कुछ नहीं कर सकता था। आहिस्ता आहिस्ता चलता पीछे गया और एक जगह बैठ गया। इसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोचे और क्या करे। इसके बाद ये रोजमर्रा का मामूल बन गया कि जापानी त्यारे आते और तबाही मचाते हुए गुजर जाते। फसी अपने बम्बार त्यारे भी देखता था जो इससे ज्यादा बमबारी जापानियों के अगले और पिछले मोर्चों पर करते थे। फसी की तोपखाना रेजिमेंट आधी से भी कम रह गई थी। 15-20 दिनों में और तोपें आ गई और नफरी भी आ गई। रेजिमेंट में फिर जान पड़ गई और गोलाबारी शुरू हो गई। फसी के रेजिमेंट को आगे जाने का हुक्म मिला और नई गन पोजीशनें बताई गई। फसी ने हर जगह लाशें देखी जिनमें पुरानी लाशों के ढांचों की हड्डियां भी नजर आ रही थी। आपको सुनाने वाली बात यह कि फसी की जात में एक इनकलाब आ गया था। महाज पर भी मकतूल इसे नजर आता था और इससे हंसता था। फसी की इस ज़हनी कैफियत में जरा भी तब्दीली नहीं आई थी। इसने दुआ मांगी कि खुदाई से मौत दे दे। मैदान जंग में मौत एक चीज थी जो बड़ी जल्दी मिल जाती थी, लेकिन फसी को नहीं मिल रही थी। इसने अपने साथियों की कटी फटी लाशें देखी और इनके बिखरे हुए आज़ाद देखे तो कई दिन इसे मकतूल नजर आया। इसकी रेजिमेंट जब नई पोजीशनों पर आ गई और इसने रास्ते में पुरानी लाशों की हड्डियों के पंजर और बिखरी हुई हड्डियां और नई लाशें देखी तो मकतूल बिल्कुल ही गायब हो गया और फसी को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। लेकिन वो साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि अब वो पहले वाला फसी नहीं रहा और इसके अंदर कुछ तगय्युर आ गया है। इस तगय्युर को वो समझ न सका। वो लाउड स्पीकरों से ऐलान सुनता रहता था जो जापानियों के मोर्चों की तरफ से होते थे। फसी ने इरादा कर लिया कि वो आईएनए में चला जाएगा। इसके दिल से मौत की ख्वाहिश निकल गई थी। 2-2.5 महीने से मकतूल नजर न आता आया तो फसी ने महसूस किया कि इसके दिल पर खौफ की जो गिरफ्त रहती थी वो खासी कम हो गई है। अब वो दिली दिल में जिंदा रहने की दुआएं मांगता था। मैं बड़ी अच्छी तरह बयान कर चुका हूँ कि बर्मा का जंगल कैसा था और इसमें ऊंची नीची टेकरियां, चट्टानें और पहाड़ियां ज्यादा थी। आदमी जरा एक तरफ हो जाता था तो पता नहीं चलता था कि कहाँ गायब हो गया है। एक रात फसी चुपके से निकला और चलते चलते आगे ढलान आ गई जो दूर तक नीचे जाती थी। वो दरख्तों को पकड़ पकड़ कर नीचे ही नीचे उतरता चला गया और जब नीचे पहुंचा तो एक तरफ को चल पड़ा। वो सारी रात चलता रहा और इसे कुछ याद न रहा, कुछ ख्याल न रहा कि वो कितनी बार किस किस तरह मुड़ा था। एक खतरा नजर आ रहा था कि आगे जाने के बजाय कहीं पीछे तो नहीं जा रहा। वो चलता ही रहा और सुबह तुलू हुई। इसके सर के ऊपर से गोलियां गुजर रही थी। इसे मुझे बताया कि वो अपने ही लिए अजनबी हो गया था और यूं महसूस करता था जैसे कोई ताकत है या कोई जिन या चुड़ैल है जिसे आगे ही आगे ले जा रही है। वो टेकरियों के दरमियान चलते चलते दाएं को मुड़ा। आगे इसे खुला रास्ता मिल गया। वो जगह कुशादा थी। इसने वहां चंद एक जापानियों को देखा। एक जापानी इसे अपनी तरफ आता देख लिया और इसने साथियों को बताया। वो 10-12 जापानी फौजी थे। उन्होंने फसी को देखा। फसी अपने राइफल साथ ले गया था। इसने दाएं हाथ से राइफल ऊपर की और बाएं हाथ ऊपर उठा दिया। इसने बुलंद आवाज से कहा, INA। 3-4 जापानियों ने राइफलें कंधों से लगाकर नाली इसकी तरफ कर दी। इसने अपने राइफल की तरफ फेंक दी और बड़ी तेज से चलता उन तक पहुंच गया। जापानी इसे पकड़कर एक ऑफिसर के सामने ले गए। मेरी तरफ फसी बार बार यही कहता था, इंडियन नेशनल आर्मी। इसे पीछे भेज दिया गया और इस तरह फसी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गया। मेरे भाई, फसी ने मुझसे कहा, वो दिन और आज का दिन चौधरी का बेटा मुझे नजर नहीं आया और मैं पहले ही की तरह इंसान बन गया हूँ। दिल पर कोई खौफ और ज़हन में कोई शक नहीं। गन बोर्ड चली जा रही थी। रात शायद सारी ही गुजर गई थी और हम दोनों अभी तक अरशे पर बैठे थे। हम वहीं लेट गए और आंख उस वक्त खुली जब धूप चमक रही थी और इसकी तपिश हमें अजीब सा सुकून दे रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह की ये जंगी सरगुज़श्त अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए LNB की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।